अभी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक अभी ये अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी मौजूद है, प्लांट की, एनिमल की, ये सब एक ही लिविंग मटेरियल से जनरेट हुए हैं। ये सब एक ही लिविंग मटेरियल से जनरेट हुए हैं। इन सब का एवोल्यूशन होने के कारण ये सब अलग अलग दिखते हैं। 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे सिर्फ एक लिविंग मटेरियल मौजूद था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा ही सिर्फ एक लिविंग मटेरियल अर्थ पे मौजूद था उस टाइम पे। प्रोटोप्लाज्मा में ही एवोल्यूशन होने के कारण उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऐसे करते करते प्रोटीन का जन्म हुआ, फिर करते करते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और अर्थ पे ग्रेट डाइवर्सिटी फैलने लगी। जो मैमल्स थे वो भी ओशन से ही एवोल्यूट होके अर्थ पे आए और अर्थ पे अपना जीवन शुरू किया। और ये इतनी सारी जो थ्योरी है कि जब डायनासोर थे पुराने जमाने में वो एक्सटिंक्ट हो गए कोलिजन की वजह से, एस्टेरॉइड गिरने की वजह से, इन सब का कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। सिर्फ हम मुंह से बोल देंगे तो ये हो नहीं जाएगा। तो ये सब को थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में इन सब का प्रूफ दिया गया है कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी है ये सब कहां से सपोर्ट होती है। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। तो हम धीरे धीरे करके इन सबको शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है स्ट्रक्चरल एविडेंस। जो हमारे आकृति में जो भी वो है, आकृति में जो भी समानता है उन सबको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ पे अभी आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक गॉट की है, एक कुत्ते की है और एक भेड़िए की है। इन सब में आपको कुछ खास सिमिलरिटीज तो दिखाई नहीं दे रही होंगी, पर आप अगर इन्हें गौर से देखें, इनका जो नोज का पोजीशन है और इनका जो माउथ का पोजीशन है और इनका जो आई का पोजीशन है वो एकदम सेम है। इनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो भी सामने की तरफ गया हुआ है, जो कि सारे ही उसका गया हुआ है जानवरों का। और इनका जो आई का स्ट्रक्चर है वो उनके माउथ से पीछे की तरफ गया हुआ है। और इनका जो नोज है, नोज मुंह के ऊपर आया हुआ, मतलब सामने की तरफ। अब ये सब जो समानता है, इससे साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब जो है ये सब सेम एंसिस्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे सरवाइव करने के कारण, अलग अलग प्रकृति में खुद को ढालने के लिए इन लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाए हैं। इनका जो बॉडी के अंदर हेयर है वो सब भी एक समान ही है, बस कलर नेचर की वजह से अलग हो गए हैं। जो डॉग है, डॉग अभी घर के माहौल में रहता है। डॉग घर के माहौल में रहने के कारण ज्यादा खूंखार, ज्यादा शिकारी नहीं है। लेकिन जो भेड़िया है उसे जंगल में सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए उसके पास जंगली दांत है, सेंस है, तेज कान है शिकार करने के लिए। और जो गोट है, भेड़, उसके पास ज्यादा बड़े बाल है क्योंकि उसे ठंड में सर्वाइव करना पड़ता है, इससे हम वूल भी निकालते हैं। ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गए किसमें? जानवर में। अभी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे पत्तों में और पौधों में। पत्तों में और पौधों में कैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है? जो हम ये लीफ के पेटिकोल्स देख रहे हैं, इनकी लीफ का जो शेप है सब एक ही समान गया हुआ है। इस प्रकार से जो लीफ का शेप है और इनके जो पेटियोल्स है और लीफ के अंदर जो भी चीजें हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मैच खाती है, एक दूसरे से मैच खाती है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सब जो लीव्स है ये सब भी एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसे इन्हें अलग अलग जगहों पे लगाया गया तो इन्होंने अपने आप को नेचर में ढालने के लिए उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाए। इनकी जब जो सॉइल था, जो नेचर था, उस हिसाब से ये अलग अलग फल उगाने लगे और अलग अलग इनके लीफ में हल्के 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 कलर में या शेप में बदलाव आ गए। ये सब जो एविडेंस है इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में स्ट्रक्चर की स्टडी होती है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे, इनके नोस्ट्रिल कैसे, इनकी लीफ के पेटियोल्स कैसे हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में इसकी स्टडी होती है। एनाटॉमिकल एविडेंस, अभी हम देखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस दूसरे नंबर का एविडेंस है। एनाटॉमिकल एविडेंस में हमें काय की स्टडी करनी पड़ती है? एनाटॉमिकल एविडेंस में हमें बोन्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ती है। अभी मैं आपके सामने 4 चित्र दिख रहे हैं। क्या है? प्लैटिजियम ऑफ बैट, ह्यूमन हैंड है, एक फिलिपर ऑफ व्हेल है और एक है फोरलिम्ब ऑफ ऑक्स। ये प्लैटिजियम ऑफ बैट, ये ह्यूमन हैंड और ये ऑक्स का जो पैर है, और इस सब में आपको कुछ ज्यादा समानताएं दिख रही है? नहीं, आप तो बोलेंगे कुछ भी समानताएं नहीं है, ये तो पूरे पूरे अलग है। तो आप इसके स्ट्रक्चर में जाइए, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, ये एनाटॉमिकल एविडेंस है। इनके जो बोन जॉइंट्स है, इनके अंदर जो बोन जॉइंट्स स्ट्रक्चर है, ये सब देखिए एक ही प्रकार से मुड़ रहा है। ये ह्यूमन हैंड है, वो है ऑक्स का पैर, वो भी यहां से मुड़ता है, ह्यूमन हैंड भी यहां से मुड़ता है। ऑक्स का जो हैंड है वो भी यहां से मुड़ता है आगे से, और जो ह्यूमन का हैंड है वो भी यहीं से मुड़ता है। जब जो बोन जॉइंट्स है, इन सब की स्टडी एनाटॉमिकल एविडेंस में आती है। अभी साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे इंसानों ने अपने हाथ को सिर्फ कुछ चीजें उठाने के लिए या फिर किसी चीज का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्स जो है वो चलने के लिए इस्तेमाल करता है।
तो ये जब जो इस्तेमाल करने के कारण इनके अंदर बोन्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इनके बोन जॉइंट्स सब सिमिलर है। ये सब जो बोन जॉइंट्स की स्टडी है, ये सब काय में आती है? एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस से भी यही पता चलता है कि ये सब सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते थे, लेकिन अलग अलग यूज के कारण, अलग अलग माहौल के कारण इनके अंदर चेंजेस आ गए। अभी तीसरे नंबर हम क्या पढ़ेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? यूजलेस और डिजनरेटेड ऑर्गन अंडर डेवलप्ड आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में सिर्फ प्रोटोप्लाज्मा थे अर्थ पे, शुरुआत में क्या थे? सिर्फ प्रोटोप्लाज्मा थे, उससे ऑर्गन्स डेवलप हुए। ह्यूमन ने या फिर कह लो कोई और जानवर ने अपने अंदर ऑर्गन डेवलप तो कर लिए, वो पुराने जमाने में करते थे, लेकिन अभी इंसानों के अंदर या फिर जानवरों के अंदर नए ऑर्गन बनाने की क्षमता नहीं बची है। तो नए ऑर्गन बनाने की क्षमता तो नहीं है, पर जो ऑर्गन हमारे यूज के नहीं है उसे वो यूजलेस हो जाते हैं, और लेकिन वो धीरे धीरे गायब भी हो जाएंगे। अब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे तो एकदम से तो गायब नहीं होंगे, पहले तो वो यूजलेस होंगे, फिर उसे हजारों साल लगेंगे गायब होने को। तो इंसानों के अंदर अभी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि इंसान भी मंकी से या फिर जानवरों से इवॉल्व हुए। जैसे कि टेल बोन। टेल बोन अब हमारे काम आती है? नहीं आती है। टेल बोन हमारे यहाँ हिप साइड में होती है, नीचे में जो टेल बोन होती है वो अभी इंसान ने कोई काम की नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है जब इंसान पहले बंदर था तब उसे वो टेल बोन सीधे इरेक्ट पोस्चर में खड़ा होने में मदद करती थी, दो पैर में चलने में मदद करती थी। लेकिन इंसान ने अभी दो पैर में चलना शुरू कर दिया, इसलिए टेल बोन अंदर चली गई, अभी कोई काम की नहीं है। विजडम टीथ। विजडम टीथ हमें 18 साल के बाद निकलता है या फिर उससे थोड़ा पहले निकल जाता है। विजडम टीथ हमें ना ही किसी चीज को चबाने के काम आता है और ना ही किसी और चीज के काम आता है, लेकिन ये जो विजडम टीथ है ये जानवरों के काम में आता है। विजडम टीथ जानवरों में जो मटेरियल रहता है वो यहाँ पे रख के दिन भर से चबाते रहते हैं, तो जो विजडम टीथ है ये चबाने के काम में आता है जानवरों के रॉ मटेरियल को। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे यहाँ पे मौजूद होता है इंटेस्टाइन के नीचे में। अपेंडिक्स ह्यूमन में कोई भी काम का नहीं है पर मौजूद है, और अपेंडिक्स धीरे धीरे गायब भी हो रहा है। अपेंडिक्स हमें हार्म भी करता है कभी कभी, लेकिन अभी हमारे किसी काम का नहीं है और ये धीरे धीरे गायब भी हो जाएगा। अपेंडिक्स जानवरों में काम आता है। अपेंडिक्स जानवरों में काम आता है रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए। इंसान अपना खाना पका के खाता है, इंसान को उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन जो जानवर है वो कच्चा खाना खाते हैं, कच्ची घास खाते हैं, फिर कह लो कच्चा मांस भी खाते हैं, तो उन्हें पचाने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पचाने के लिए उन्हें अपेंडिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इंसानों में उस अपेंडिक्स का भी कोई यूज नहीं है, और अपेंडिक्स धीरे धीरे करके साइंटिस्टों के मुताबिक गायब होने वाला है। जो हमारे ऊपर बॉडी हेयर है, बॉडी हेयर हमारे किसी काम का है नहीं, लेकिन वो जानवरों के काम में आता है। जानवरों के काम में किस काम आता है? वो जंगल में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए ये सब काम में आता है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये बहुत ही बड़ा प्रूफ माना जाता है किसमें? इंसानों में, जो मौजूद है कि इंसान भी पहले जानवर थे और एवोल्यूट होके इंसान बने। तो ये था वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी हम देखेंगे पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस में हमें स्टडी करनी पड़ती है फॉसिल्स की। अभी फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेथ रिमेनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच, जो कि पुराने जमाने में मौजूद थे और कुछ डिजास्टर के कारण, अर्थक्वेक के कारण उनकी डेथ हो गई और जो उनका बॉडी था वो जमीन के अंदर दफन हो गया। मतलब समझ लीजिए उनके हड्डी के ढांचे हैं, हड्डी के ढांचे जमीन के अंदर मौजूद है, उसे कहते हैं फॉसिल्स। जब अर्थ की खुदाई की गई तो अर्थ की खुदाई करने में पाया गया कि सबसे नीचे वाली लेयर है, अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर, उसमें इनवर्टिब्रेट्स पाए गए जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होती। फिर उसकी थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर में हमें वर्टिब्रेट्स पाए गए, उसकी थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर में हमें रेप्टाइल्स पाए गए, फिर बर्ड्स पाए गए। ऐसे करते करते लेयर्स के मुताबिक ये रहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ये एविडेंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, अभी हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमें एम्ब्रियो की स्टडी करनी पड़ती है। हम एम्ब्रियो कब होते हैं, या फिर कोई एनिमल जब अंडे में होता है या फिर अपनी माँ के पेट में होता है, तब वो होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो उसके बनने की प्रोसेस शुरू होती है, पहले माँ से गोला रहता है, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर लेता है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस या फिर कह लो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें फिश है, स्लेमेंडर है, टोर्टोइस है और अलग अलग प्रकार के जानवर है जिनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के डायग्राम बने हुए हैं। तो आप इनका जो फर्स्ट स्टेज को स्टडी करते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपको कुछ खास सिमिलरिटीज दिख रही है? मुझे तो कुछ भी सिमिलरिटी कुछ खास डिफरेंट दिख रहे नहीं, इसमें तो पूरी सिमिलर ही दिख रहे हैं लोग, कुछ चेंजेस नहीं है, सब एक ही प्रकार से हैं, सब एक ही समान दिख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इनके सेकंड स्टेज में धीरे धीरे इनमें चेंजेस है और थर्ड स्टेज में अलग पूरी तरीके से अपने अपने शेप में अलग अलग जानवर जैसे डेवलप हो गए। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस है
साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस है इस बात का प्रूफ है। जैसे फर्स्ट स्टेज में सब एक समान दिख रहा है, ये पुराने युग में सब एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते थे, इनमें जेनेटिक रीडिंग के कारण अपने आप को अलग अलग जगह पे सर्वाइव करने के कारण ये धीरे धीरे इनमें बदलाव आया और ये चेंज होने लगे एवोल्यूशन के कारण। ये सब क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। जो एम्ब्रियो की स्टडी है या फिर कह लो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ये सब एवोल्यूशन को प्रूव करने में बहुत बड़े सपोर्टर है। ये जो मैंने आपको इतने सारे ये सब बताया एविडेंस, ये सब किस बात का सबूत है कि एवोल्यूशन सही में हुआ था, सब एक एंसेस्टर से बिलोंग करते थे। मॉर्फोलॉजिकली उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी, एनाटॉमिकल उनके बोन जॉइंट्स में सिमिलैरिटीज, कनेक्टिंग लिंक जो दो अलग अलग प्रजाति को ज्वाइन करते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल, ये सब सिमिलैरिटी है कि बता रहे हैं कि सबूत है कि एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो सही में हुई थी। ये सब एवोल्यूशन के एविडेंस है और जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं।